नमस्कार, मैं प्रभात कुमार GWPC अजमेर से। आज केमिस्ट्री के इस वीडियो में हम गैसों के अणुगति सिद्धांत के अंतर्गत गैसों के द्रवीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। गैसों का लिक्विफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है और उसमें कौन से सिद्धांत इन्वॉल्व होते हैं, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। गैसों के लिक्विफिकेशन के लिए जूल थॉम्सन प्रभाव अत्यंत महत्व का है। जूल थॉम्सन प्रभाव ये कहता है कि जब किसी गैस को अधिक दाब वाले क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र से बहुत ही बारीक छिद्र के द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित एक्सपांड होने दिया जाता है तो गैस के ताप में कमी होती है। क्योंकि जब गैस उच्च दाब वाले क्षेत्र में होती है तो गैस के अणु अपेक्षाकृत एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं और उनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रभावी होते हैं, और ऐसे में जब सूक्ष्म क्षेत्र में से होकर वह निकलती है और कम दाब के क्षेत्र में पहुंचती है तो अणु एक दूसरे से दूर जाते हैं, और ऐसे में उनको एक दूसरे से दूर जाने के लिए इंटरनल वर्क करना पड़ता है और इससे उनकी ऊर्जा खर्च होती है और ऐसे में उनकी ताप में कमी देखने को मिलती है, अर्थात गैस ठंडी होती है। तो ताप में कमी गैस के अणुओं के मध्य कार्यरत आकर्षण बलों को नियंत्रित करने में आंतरिक कार्य करने के परिणाम स्वरूप आती है और इससे गैसों का शीतलन होता है। जूल थॉम्सन प्रभाव जो है प्रत्येक गैस के लिए एक निश्चित ताप, जिसे व्युत्क्रम ताप इन्वर्जन टेम्परेचर कहते हैं, के नीचे ही संभव है। तो जूल थॉम्सन प्रभाव का प्रयोग करते हुए गैसों के द्रवीकरण के लिए लिंडे ने एक उपकरण तैयार किया जिससे कि गैसों का लिक्विडिफिकेशन पॉसिबल हुआ। इसमें फ्रेश एयर जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल रहित होगी, उसको एक कंप्रेसर में से गुजार करके लगभग उसका दाब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर दिया जाता है और एक स्पाइरल ट्यूब में पहुंचाया जाता है। मार्ग में कूलेंट प्रशीतक द्रव द्वारा इस गैस को ठंडा किया जाता है, क्योंकि कंप्रेशन की वजह से गैस के ताप में जो वृद्धि हुई है वो कम की जा सके और गैस कुछ हद तक ठंडी हो जाए। तो इस प्रकार से जब गैस इस स्पाइरल ट्यूब में से गुजरती हुई और ये जो चैम्बर है क्लोज चैम्बर, इसमें एक बहुत बारीक जेट में से होकर निकलती है तो यहाँ उसके दाब में अचानक से कमी हो जाती है। ट्यूब के अंदर गैस का दाब 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जबकि यहाँ बाहर इस चैम्बर में दाब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो अचानक से दाब में जो कमी होती है उससे गैस में शीतलन कूलिंग इफेक्ट आता है और इस प्रकार से इस गैस को वापस रिसाइकिल किया जाता है और बार बार रिसाइकिल करने से गैस के ताप में लगातार कमी होती है और जब गैस का ताप 85 केल्विन तक पहुंच जाता है तो अगर ये गैस वायु है तो वायु द्रवित होने लग जाती है और इस प्रकार से यहाँ द्रव वायु इकट्ठी होती है जिसे कलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो लिंडे विधि है गैसों के द्रवीकरण की, इस प्रकार से इसमें लिक्विड वायु, लिक्विड एयर तैयार की जाती है। ये विधि जूल थॉम्सन इफेक्ट पर आधारित विधि है और इसमें लिक्विफिकेशन की जो रेट है वह धीमी होती है। इससे मॉडिफाइड विधि जो है वह क्लाउड विधि कहलाती है। क्लाउड विधि में जूल थॉम्सन इफेक्ट का प्रयोग तो होता ही है, गैस को या एयर को कंप्रेस करके और उसके बाद में एक जेट से क्लोज चैम्बर में एक्सपेंशन किया जाता है। लेकिन साथ ही इसमें एक और इफ़ेक्ट इंक्लूड किया गया है
कि ये जो गैस कंप्रेस होने के बाद जा रही है, इस जगह हम देखें तो उसका एक हिस्सा यहाँ पर इस पिस्टन को बाहर की ओर धकेलने के लिए यूज़ में आ रहा है। तो इस प्रकार से जो कंप्रेस्ड एयर है उस पर जूल थॉमसन इफेक्ट तो लागू हो ही रहा है, लेकिन साथ में उससे कुछ मैकेनिकल वर्क भी करवाया जा रहा है। जब गैस इस पिस्टन को बाहर की ओर धकेलती है तो गैस के अणुओं को मैकेनिकल वर्क करने के लिए एनर्जी खर्च करनी होती है और इस प्रकार से गैस के ताप में फर्दर कमी देखने को मिलती है। तो जूल थॉमसन प्रभाव और यांत्रिक कार्य दो इफेक्ट इन्वॉल्व होने के कारण से यहाँ पर गैस के तापमान में तेज़ी से कमी देखने को मिलती है और द्रव वायु का निर्माण अपेक्षाकृत कम समय में शीघ्रता से होता है। तो इस प्रकार से क्लाउड मेथड जो है वह लिंडे विधि की तुलना में बेहतर है और इसमें अपेक्षाकृत कम समय में द्रव वायु का निर्माण किया जा सकता है। तो इस प्रकार से लिंडे विधि और क्लाउड विधि दोनों ही गैसों के द्रवीकरण में प्रयुक्त की जाती हैं और इस प्रकार से लिक्विड एयर का निर्माण किया जाता है। धन्यवाद।